जिम्मेदारी केवल घर में खाना बनाने की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी केवल बच्चा पैदा करने की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी केवल पति की सेवा करने की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी केवल सरकार की नौकरी करने की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी इस देश में आने वाले बच्चों के भविष्य की बचाने की। हमारी जिम्मेदारी भारतीय संविधान में जितने कानून अधिकार दिए हैं उनको बचाने की भी है। हमारी जिम्मेदारी हमने जिन बेटे और बेटी को पैदा किया है उनके संरक्षण फिर वही होंगे। सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। वही गुरबत, वही हाफिज, वही हाकिम, वही कातिल, न जाने कितने वर्षों में। हमारा संविधान में आरक्षण भी है और संरक्षण भी है। भारतीय संविधान में आरक्षण भी है और संरक्षण भी है, और हमारे समाज को न आरक्षण मिलता है न संरक्षण। लोगों को तो आज यहाँ बैठने के लिए, सभा करने के लिए हॉल मिला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब उनकी शादी हो रही थी तो उनकी शादी के लिए भी हॉल नहीं मिला था। उनकी शादी जहाँ हुई थी ना, जहाँ पे मछुआरे लोग मछली मंडी लगती है, मछली मंडी का चबूतरा होता है, वहाँ पर गुस्सा पड़ोस के लोगों के ऊपर उतरता है। तो आपको ये जानना होगा, अगर आप पड़ोस के लोग के ऊपर अपना गुस्सा उतार रहे हैं, इन देश के लोगों ने भी आपका सत्यानाश किया, इन पे आपका गुस्सा कम है। साल बदलने से हाल नहीं बदलने वाला। अगर हाल बदलना है तो आपको अपने घर के काम को खत्म करके इस देश में जो हमारे बच्चों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं उनका भी काम खत्म करना पड़ेगा। प्रचार प्रसार किया, जिन महापुरुषों महानायकों ने हमें मान सम्मान स्वाभिमान शिक्षा संपत्ति संरक्षण वोट का अधिकार दिया, उन सभी महापुरुष महानायकों को नमन करते हैं। और आप सभी क्रांतिकारी साथियों को मेरा जय भीम जय भारत। साथियों, आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बाहर बारिश हो रही है, और आप लोग को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने आज का समय निकाला है। आज ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश स्तरीय महिलाओं का लगाया गया है, और सबसे ज्यादा धन्यवाद पुरुष भाइयों का जिन्होंने घर से अपने महिलाओं को मोटिवेशन देके मनोबल बढ़ा के यहाँ तक लेके आए। आज के इस सभा में उपस्थित सम्मानित मंच और सामने बैठे श्रोतागण, आप सभी को हार्दिक वंदन करते हुए अपनी बात को रखना चाहते हैं। जिस बात पे हम चर्चा करना चाहते हैं वो महिलाओं के सामाजिक समस्याओं को लेकर के। एक बात यहाँ और स्पष्ट करना चाहूंगी, आज महिलाओं के बारे में बोलने का ये मतलब नहीं कि मैं पुरुष विरोधी। कभी कभी जब कोई भी पोस्ट डाली जाती है फेसबुक पे तो लोगों का ये कमेंट आता है कि आप हमेशा महिलाओं के लिए पोस्ट डालती है, पुरुषों के लिए कोई पोस्ट नहीं डालती। तो मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि मैं पुरुष विरोधी हूँ, बल्कि पुरुष लोगों का और पुरुष भाइयों का, साथियों का, पिता के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों का जो मनोबल है वो हम लोगों के साथ है। आप लोग कदम से कदम मिला के, हाथ से हाथ डाल के आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम इस आंदोलन को परिपूर्ण तरीके से आगे सफल बना सके और आने वाले बच्चों को अधिकार दे सके। साथियों, बात हो रही है महिलाओं। आज एक महिला जो परिवार का निर्माण करती है, जो महिला स्वयं शिक्षित होती है वो परिवार का निर्माण करती है, वही परिवार समाज का निर्माण करता है और वही समाज देश का निर्माण करता है। फिर भी ऐसी स्थिति क्या बनी हुई है कि आज सामाजिक स्तर पर महिलाओं का जो स्तर है वो बहुत ही नीचे है। अगर हम साक्षरता की बात करें तो 60% भी नहीं। अगर हम अन्याय अत्याचार की बात करें तो इस देश में, खासकर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो भारत में तो एक दिन में 87 बलात्कार होते हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें 2000 के समथिंग तो उत्तर प्रदेश में होती है। अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है जहाँ ज्यादा संख्या, फिर भी यहाँ पे हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। ऐसा कहा जाता है जहाँ पे संख्या ज्यादा होता है लोग जल्दी वहाँ पे न्याय ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा इतनी ज्यादा जो है निर्भीक कांड होते हैं कि अगर किसी महिला के साथ अन्याय होता है उसको न्याय कब मिलता है, FIR उसकी तब दर्ज होती है जब उसकी बेटी 24 साल की हो जाती है। बहुत दूर का नहीं, उत्तर प्रदेश का
का मामला है, आपके पश्चिमांचल का मसला है। एक महिला का बलात्कार हुआ, उस बलात्कार में वो महिला पेट से हो गई और उसके बेटी पैदा हुई। आज उसकी बेटी 24 साल की है, तब जाके उसका FIR दर्ज किया। इतना ज्यादा घिनौना अपराध हमारे देश में हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, हमें समझना होगा और जानना होगा। मसला ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, मसला ये है कि आपको रोक कौन सकता है। मसला ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, मसला ये है कि आपको रोक कौन सकता है। अगर हम अपने इतिहास की बात करें और वर्तमान की बात करें और कुछ पीछे जाकर के बात करें तो निष्कर्ष ये निकल के आता है, अगर सिंधुवादी सभ्यता की बात करें तो भी महिलाएं देश की राजा होती थी। अगर हम इस देश में कंपनी अधीन शासन की बात करें तो भी महिलाएं रानी हुआ करती थी। अगर हम इस देश में संविधान की बात करें तो भी 15-15 महिलाएं संविधान सभा की सदस्य हुआ करती थी। अगर हम आज इस देश की बात करें तो आज भी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर एक महिला हुआ करती है। लेकिन ऐसा क्या कारण था, उस समय महिलाएं जब राजा महाराजा थी तो समस्या का समाधान हुआ करता था। आज भी हमारी महिलाएं सांसद, विधायक है, नेता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनी है, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। यहाँ तक अगर बात करें आजादी के आंदोलन की, हम बात करें जिसको हम 15 अगस्त के रूप में मनाते हैं, उस समय भी महिलाओं ने अपना सहयोग दिया है। इतना ही नहीं, महिलाओं ने 1 करोड़ रुपए भी इकट्ठा करके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए दिया था। वो भी 1000-2000 नहीं, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दिया था और अपने गहने बेच करके दिया। देश की आजादी की बात आई तो भी महिलाओं ने करोड़ों रुपए खर्च किए। तो आज ऐसा क्या हो गया है कि आज हमारी महिलाओं के साथ ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आने वाले ज्यादा नहीं 20 साल, जिस बच्चे को हमने पैदा किया, आने वाले 20 साल में वो बच्चे की क्या स्थिति होगी, उस पर हमें देखना होगा। अगर आजादी की बात हमारे समाज में आती है तो ऐसा स्थिति हम ज्यादातर महिलाओं की आजादी का मुद्दा छोड़ते हैं कि महिलाएं आज के देश में आजाद नहीं है। ऐसा क्या है कि आजाद भारत है फिर भी महिला आजाद नहीं है, आजाद भारत है फिर भी उसका अधिकार आजाद नहीं है, आजाद भारत है फिर भी उन महिलाओं को उनको स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपना खुद का निर्णय ले सके। अगर ये सब नहीं है तो हमें समझना जानना होगा कि हमें सच में हमारा इतिहास नहीं पता। हमारे महापुरुष कहते हैं जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। अगर कौम ने इतिहास से सबक नहीं सीखा तो इतिहास सबक सिखा देती। आपको ये भी समझना होगा, जिन महिलाओं को 1919 में वोट का अधिकार मिल गया था, वो महिलाएं आज भी अपना सही प्रतिनिधि भेजती तो है, लेकिन उनको अधिकार क्यों नहीं मिलता। साथियों, हमें ये समझना होगा, आज हमें बैठने के लिए, सभाओं के लिए एक हॉल मिल गया है। यहाँ तक कि हमारे महापुरुषों को शादी के लिए हॉल नहीं मिलता था। हमारे लोगों को तो आज यहाँ बैठने के लिए, सभा करने के लिए हॉल मिला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब उनकी शादी हो रही थी तो उनकी शादी के लिए भी हॉल नहीं मिला था। उनकी शादी जहाँ हुई थी ना, जहाँ पे मछुआरे लोग, मछली मंडी लगती है, मछली मंडी का चबूतरा होता है, वहां पर उन्होंने शादी की। और तब की रात में, ताकि सुबह हमें चबूतरा खाली करना पड़े और यहाँ फिर से मछली बेचने वाले लोग अपनी मंडी लगा सके, वो अपना काम कर सके। हमारी महिलाओं का गुस्सा पड़ोस के लोगों के ऊपर उतरता है, तो आपको ये जानना होगा, अगर आप पड़ोस के लोग के ऊपर अपना गुस्सा उतार रहे हैं, इन देश के लोगों ने भी आपका सत्यानाश किया, इन पे आपका गुस्सा कब है? आपको यही लगता है कि कोई बात नहीं, इस साल या अगले साल हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं बार-बार एक बात कहती हूँ, आज फिर वो बात आपके बीच में दोहराऊंगी। एक शायर ने एक बात कहा है कि महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। वही गुर्बत, वही हाफिज, वही हाकिम, वही कातिल, न जाने कितने वर्षों में हमारा हाल बदलेगा। साल बदलने से हाल नहीं बदलने वाला। अगर हाल बदलना है तो आपको अपने घर के काम को खत्म करके इस देश में जो हमारे बच्चों के साथ अन्याय अत्याचार कर
कर रहे हैं उनका भी काम खत्म करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी केवल घर में खाना बनाने की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी केवल बच्चा पैदा करने की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी केवल पति की सेवा करने की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी केवल सरकार की नौकरी करने की नहीं है, हमारी जिम्मेदारी इस देश में आने वाले बच्चों के भविष्य की बचाने की। हमारी जिम्मेदारी भारतीय संविधान में जितने कानून अधिकार दिए हैं उनको बचाने की भी है। हमारी जिम्मेदारी हमने जिन बेटे और बेटी को पैदा किया है उनके संरक्षण की भी है। भारतीय संविधान में आरक्षण भी है और संरक्षण भी है। भारतीय संविधान में आरक्षण भी है और संरक्षण भी है और हमारे समाज को न आरक्षण मिलता है न संरक्षण मिलता है। ये दोनों चीजें नहीं मिल रही है। संख्या के अनुपात में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। अगर ये नहीं मिल रही है तो इसका कारण कोई बाबू साहब नहीं है, इसका कारण हम और आप है, क्योंकि हम लोगों ने हाथ में हाथ रख के चलना नहीं सीखा। अगर हम लोग हाथ में हाथ रख के चलना सीख जाएंगे तो यकीन मानिए साथियों, अगर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का एक कदम घर से बाहर निकालना हजारों साल की पीढ़ियां आजाद हो सकती है, तो यहाँ बैठी 500 महिलाएं हैं। अगर 500 महिलाओं ने अपना एक कदम बाहर निकाला तो 5000 करोड़ साल आप आजाद हो सकते हैं। ये ताकत का अंदाजा आपको लगाना होगा। ये लगेगा जब हम ऐसी सभाओं में आएंगे तब। हमारे पुरुष भाई बहुत सारी मीटिंगों में जाते हैं, बहुत सारी सभाएं करते हैं, वहां उनको जानकारी होती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सामाजिक संगठनों का जिन लोगों ने महिलाओं की जागृति के लिए कार्यक्रम लगाया, और आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग अपने इतिहास जानने के लिए यहाँ तक आए। हमारी महिलाएं जो इस देश की जननी है, जो इस देश की सृजन करता है, जो इस देश की राष्ट्र करता है, आज उस जननी की ये हालत है कि अगर वो नौकरी करती है, अगर वो 2 शब्द समाज में जाके बोलती है तो उसे जद्दहीन का दर्जा दिया जाता है। बहुत पीछे मत जाइए। बुद्ध को बहुत लोग मानते हैं। बुद्ध ने कहा जितना ज्यादा राम उतना ज्यादा द्वेष। बुद्ध ने कहा जितना ज्यादा राम उतना ज्यादा द्वेष, और जितना गहरा द्वेष उतना ज्यादा कलेश। इसका मतलब ये है आप जितना ज्यादा प्रेम से रहने वाले हैं, अगर अन्याय होता है तो आपको उतना वहां पे दुश्मनी भी लेनी पड़ेगी, और दुश्मनी अगर लेनी पड़ेगी तो कलेश भी आप वहां पे झेलना पड़ेगा। वो कलेश लेने की बात परिवार पटीदार की बात नहीं मैं कर रही है। वो कलेश आपको इस भारतीय व्यवस्था में जो लोग शासन प्रशासन में और इस देश में तानाशाही लोग बैठे हैं, जिन लोगों ने हमारा अधिकार छीना है, उनसे वो कलेश और दुश्मनी लेके अपने बच्चों का अधिकार दिलाना होगा। तो अगर वो अधिकार दिलाना है तो आपको जानना होगा, आपको समझना होगा। जिस सिद्धिवादी सभ्यता में हमारी महिलाएं राजा महाराजा हुआ करती थी, आज ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि हमारी महिलाएं घर की 4 दीवारों में कैद है। मैंने आपको बताया कि आज का जो प्रतिशत दर है पढ़ाई लिखाई का वो 7% भी नहीं है, और जो महिलाएं पढ़ी लिखी है 20% महिलाएं आज नौकरी चाकरी में है। अगर वो 20% महिलाएं नौकरी में है तो उनको अपना अधिकार नहीं पता है। आपको एक सच्चाई बताते हैं, बहुत सारे लोग अधिकारी कर्मचारी होते हुए भी उनको सामाजिक स्तर का ज्ञान नहीं है कि सच में हमारा समाज कहाँ जा रहा है। ये उनका दोष नहीं है, ये उनकी शिक्षा का दोष है। उन्होंने जो पढ़ाई की वो पढ़ाई उनको केवल किताबी ज्ञान दे सकती है। किताबी ज्ञान सामाजिक जानकारी नहीं होती है। आज के समाज में जाति व्यवस्था है, हमारे में समाज व्यवस्था पढ़ते, समाज शास्त्र पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ते, फिर भी राजनीति करना नहीं आया। तो जो महिलाएं सिंधुघाटी सभ्यता में राजा महाराजा हुआ करती थी, जिन महिलाओं ने राजकाज संभाला है और उन महिलाओं ने पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के इस देश को महाहस्तियों में बनाया है, आज हमें उन महिलाओं से सीख लेना चाहिए। बुद्ध के समय में छोटी सी घटना बताते हैं। आप महिलाएं हैं और आपको ये बात बहुत ज्यादा मोटिवेशन दे सकता है, इसलिए आपको ये मैं छोटी सी घटना आपको बताना चाहते हैं। बुद्ध के समय में अमरपाली नाम की महिला थी जो राजमहल की राजनर्तकी थी, उनसे अच्छा कोई नाच नहीं सकता था। वो महिला बुद्ध से कहती है, बुद्ध आपकी 29 साल की उम्र है, आप राजा के लड़के हैं, आप आज जवान युवा है, आपको आराम से रहना चाहिए, आप
ने कहा अम्रपाली, इस देश में जो व्यवस्था है उसमें महिलाओं को सबसे नीचे रखा गया है। बोले मतलब? बोले इस देश में जो व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र है, इस जगह में महिलाओं को सबसे नीचे रखा गया है। बोले आप क्या चाहते हैं? बोले हम चाहते हैं महिलाओं को ऐसे कर दिया जाए, यानी महिलाओं को सबसे ऊपर रखा जाए। बोले मतलब? बोले देखो, जैसे ही बेटी पैदा होती है जितना बाप कहता उतना करती है, थोड़ी सी बड़ी होती है जितना भाई कहता उतना करती है, जब शादी करके ससुराल जाती है जितना पति कहता है उतना करती है, और जब ससुराल से आकर के जब विधवा होती है तो भी समाज के तारों को सहती है, और जब बुढ़ापा आता है तो बेटे के सामने हाथ फैलाती है कि बेटा तो पैसा मुझे लेना, मेरा बुढ़ापा गुजर जाए। बोले इसमें गलत क्या है? तो बुद्ध ने कहा आपको समझना ये है कि जन्म देने वाली जो माँ है वो महिला है, बड़े होते जिस बहन ने पालन पोषण किया वो भी महिला है, हमारे साथ हमारी जीवन संगनी जो बन के आती है वो भी महिला है, हमारा जो जन्म है और मरण है वो महिलाओं पे आश्रित है। तो अम्रपाली ने कहा बुद्धा आपने 100% सही कहा है, लेकिन मैं अकेले ये काम नहीं कर सकती। बोले फिर? बोले आपको मेरे गाँव में चलना होगा, वहाँ बहुत सारी महिलाएं रहती है, उन्हें ये बात बताना होगा। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, मैं आपके गाँव में आऊंगा। शाम के समय बुद्ध के गाँव में खाने पे जाते हैं, जब बुद्ध गाँव में जाते हैं तो गाँव के चौराहे पे तो 4 लोग मिल जाते हैं, जरूर ऐसा होता है, गाँव के चौराहे पे तो 4 लोग बैठे होते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले बुद्ध आप जा कहाँ रहे हैं? तो बुद्ध ने कहा अम्रपाली के घर। बोले अरे आपको पता नहीं है वो चरित्रहीन महिला है। तो बुद्ध ने कहा अच्छा आपके गाँव में समझदार आदमी कौन है? बोले हमारे गाँव के सरपंच। बोले चलिए ले चलिए। सरपंच के पास गए, सरपंच से पूछे कि आप बहुत समझदार है, ऐसा लोगों ने कहा। बोले हाँ तभी तो मैं सरपंच हूँ। बोले अच्छा। बोले मैं अम्रपाली के घर जा रहा हूँ, लोगों का ऐसा कहना है कि जो अम्रपाली है वो चरित्रहीन है। तो सरपंच ने कहा हाँ बुद्ध आप सही कह रहे थे, ये बात आपने सही सुना है और 100% ये सही है। तो बुद्ध ने क्या किया? उस सरपंच का एक हाथ पकड़ लिया। बुद्ध ने क्या किया? सरपंच का एक हाथ पकड़ लिया और सरपंच से कहा कि बुद्ध ने कि मैंने सरपंच तुम्हारा एक हाथ पकड़ लिया है, क्या एक हाथ से ताली बजा सकते हो? सरपंच ने कहा महाराज ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो बुद्ध ने यही कहा, यही बात तो मैं समझाना चाहता हूँ, अकेले कोई महिला चरित्रहीन नहीं हो सकती है, उसके साथ कोई पुरुष भी होगा। लेकिन उंगली कहाँ उठाई जाती है? महिलाओं की। जब ये बातें वहां पे कही तब जाके पुरुषों ने महिलाओं का सहयोग किया और भिक्खुनी संघ का निर्माण हुआ। भिक्खुनी संघ में महिलाओं ने बागडोर अपने हाथ में संभाली और हाथ में संभालने के लिए सबसे पहले उनकी मौसी मां प्रजापति गोगली जिन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया था, वो सबसे पहले आगे उस आंदोलन का भिक्खुनी संघ का हिस्सा बनी। क्यों? उनको पता था अगर मैंने जिनको पाल पोस के बड़ा किया है वो सही रास्ते पे जा रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ। इस देश में हम लोगों ने जिन बेटे और बेटियों को पैदा किया है, ये लड़ाई हम उनके लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम उनके लिए लड़ रहे हैं। तो हमें समझना होगा महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी है उसका नतीजा है कि हम यहाँ पैदा हुए। 1848 से लेकर 1956 108 साल के संघर्षों के बाद हमारे समाज में डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर पैदा हुए हैं, डीएम, कलेक्टर पैदा हुए, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री पैदा हुए हैं। अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो आने वाले 20 साल के बाद इस देश में केवल और केवल वही स्थिति आने वाली है जब गले में हांडी कमर में झालू था, हमारे गले का टाई हटाया जाएगा, हमारी कमर की बेल्ट खोली जाएगी और हमारे गले में हांडी और झालू कमर में लटकाई जाएगी। क्या ऐसी स्थिति आप देखना चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो आपको अपने बच्चों को अधिकार के बचाने के लिए तन मन धन से, समय, बुद्धि, श्रम, पैसा, हुनर से और इस समाज के अधिकारों को बचाने के लिए तत्पर होकर के मैदान में निकलना होगा। आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बात नहीं कहूंगी, मुझे पता है आप बहुत सारे बड़े बड़े वक्ता भी उपस्थित है, वो अपनी बात को बताएंगे। कुछ चंद ही मिनटों में मैं अपनी बात को आप तक समेटना चाहती हूँ। साथियों, आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण और संरक्षण दोनों दिया। अगर ये दोनों दिया है तो कैसे दिया है इसको समझना होगा। इस देश में भारतीय संविधान को लिखने के लिए जो देशी रियासतें शामिल हुई थी वो कोई नहीं चाहते थे कि आप समाज में महिलाओं को और खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति
वैज्ञानिक कानून है। उन्होंने अपने महापुरुषों को पढ़ा, दुनिया के विद्वान आदमी जिन्होंने जब सम्मेलन किया और सम्मेलन करने के लिए जब सम्मेलन को उचित जाति के द्वारा रोका गया तो राधाबाई नाम की महिला है। आपको बताना चाहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो आंदोलन चल रहे थे, चाहे वो 514 तालाब का आंदोलन ना हो, चाहे वो कलाला मंदिर का आंदोलन ना हो, चाहे वो मजदूरों का आंदोलन ना हो, चाहे वो महिलाओं का आंदोलन ना हो, चाहे वहां के लोकल आंदोलन नहीं हो, उस सबकी करता धरता आंदोलन की अगुआ महिलाएं करता धरता रहती थी। और उस समय राधाबाई नाम की महिला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब आंदोलन की घोषणा की और आकर के चिंता में बैठे हुए थे, वो महिला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से पूछती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या बात है आप बहुत चिंता में बैठे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मेरी चिंता इस बात से है कि मैंने समाज के अधिकार को बचाने के लिए आंदोलन की घोषणा की है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कोई इस आंदोलन में शामिल होगा या नहीं होगा। बोले आंदोलन कौन सा है? बोले जेल में जाना है। तो उन्होंने कहा, राधाबाई ने कहा साहब आप चिंता मत कीजिए बाबा साहब, कोई जेल जाए या ना जाए, मैं अपने पूरे परिवार के साथ अवश्य जेल जाऊंगी। और वो राधाबाई नाम की महिला अपने पूरे परिवार के साथ जेल जाती। जब वो जेल जाती है तो पत्रकार लोग पूछ रहे हैं आप जेल क्यों जाना चाहती है? फिर उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। बोले अच्छा। फिर उन महिला को जज के सामने पेश किया जाता है। जज साहब कहते हैं कि आप एक काम करो, अपना गुनाह कबूल कर लो, आपको बाजिद बरी कर दिया जाएगा। तो राधाबाई नाम की महिला ने कहा जज साहब आपका काम फैसला देना है, सलाह देना नहीं। मैं जेल घरों में आई हूँ, मुझे जेल में डालो। जज तिरमिला ने गुस्सा आया। आपको बता दे वो महिला भी अनपढ़ थी। वो महिला अनपढ़ हुई जवाब दिया कि आपका काम फैसला देना है, सलाह देना नहीं। मैं जेल घरों में आई हूँ, मुझे जेल में डालो। जब तिरमिलाए जज ने कहा ठीक है इनको जेल में डाला जाए। जब वो जेल में लेके जाता तो पत्रकार फिर आकर पूछता है आप जेल जा रही हैं, इससे आपको क्या मिलेगा? राधाबाई नाम की महिला ने कहा मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मेरे इस समाज को मिलेगा, इसके लिए मैं जेल जाना चाहती हूँ। तो साथियों हमारी महिलाओं ने यहाँ तक भी काम किया है। माता रमाई का जब गुस्सा बहुत फूटता था कि बाबा साहब अम्बेडकर इतना ज्यादा काम कर रहे हैं फिर भी लोग इनके साथ में नहीं आ रहे हैं, तो माता रमाई का गुस्सा बर्तनों पे निकल रहा, बर्तन को पटकती रहती थी, बोलती थी मैं ऐसे लोगों को आप लगाते कोई सुनता नहीं है। फिर उन्होंने माता रमाई को कहा आप क्या चाहती है? बोले मैं भी आपके आंदोलन में चलना चाहती हूँ। बोले चलिए। और यहाँ के साथियों जब मुंबई का अधिवेशन किया, अभी पीछे वक्ताओं ने बताया कि 25,000 वहाँ पे जो लोग इकट्ठा महिलाएं हुई थी, वहाँ माता रमाई उन महिलाओं को, वहाँ पुरुष भाइयों ने 75,000 लोग की संख्या थी, 25,000 महिलाएं थी, वहाँ उन आंदोलन के लोगों को रोटियां बना के खिलाती। वो माता रमाई की रोटियां खाने के बाद आंदोलन में लोग शरीक हुए थे। और उसी समय माता रमाई के आंदोलन में शरीक होने के बाद एक महिला बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही थी, उसके कंधे पर बच्चा था। उस महिला ने पूछा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये जुलाई का महीना, मेरा पैर जल रहा है, धूप बहुत तेज है, मुझे क्या मिलेगा? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले बात सुन। वो महिला आवाज है कितनी तेज धूप है, मेरा पैर जल रहा है, मैं इनके साथ कदम से कदम मिला के चल रही हूँ और ये कह रहे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बोले तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे कंधे पर जो बच्चा है वो इस देश का राजा बनेगा, ऐसा कानून बनाने जा रहा है। और उस सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मुझे इस देश की महिलाओं के संगठन पर पूरा विश्वास है। बहुत बड़ी बात कही थी कि मुझे इस देश की महिलाओं के संगठन पर पूरा विश्वास है। अगर ये महिलाएं समाज में निकल करके आती है तो इस देश में आने वाली पीढ़ियों के अधिकार ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। 101% गारंटी है कि वो अधिकार मिल जाएंगे। और ये भी कहा महिलाओं ने एक और संदेश दिया, उन्होंने कहा ये कांच की चूड़ियां पहनने से अच्छा है सोने की चूड़ी पहनो। अब इसका मतलब नहीं है घर में जाके पति से झगड़ा कीजिएगा। बाबा साहब ने कहा था सोने की चूड़ी पहनो तो सोने की चूड़ी ला के दीजिए। बाबा साहब ने आगे और कहा अरे सोने की चूड़ी पहनोगे तब जब अधिकार रहेगा, तब पहले अधिकार की बचाने की लड़ाई लड़ो। सोने का नाम क्यों कहा? क्योंकि सोने का मूल्य कभी
इस बात को ध्यान में देते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिनको अपना गुरु माना था, उन लोगों ने महिलाओं का सहयोग करके अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया था। चाहे वो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले रही हो, चाहे माता जिजाऊ रही। एक छोटी सी घटना माता जिजाऊ की बताते हैं। माता जिजाऊ जब उनके बेटे लड़ाई के लिए जाते हैं तो मुड़ करके अपनी माँ को बड़ी मोहब्बत से देखते हैं। जैसे हमारे घर का बच्चा जब इलाहाबाद, कोटा, पटना में तैयारी करने जाता है तो मुड़ के अपनी माँ को बार बार बोलता है, मुड़ के गले लगता है, रोता है। वैसे क्या था, उसके उनके बेटे भी उनको मुड़ के देख रहे थे। तो माता जिजाऊ ने कहा, बेटा युद्ध पे जा रहा है तो जा, मुड़ के मुझे मोहब्बत मत दिखा। अगर जीत के आएगा तो जश्न मनाऊंगी और हार के आएगा तो छोटे बेटे को योद्धा बनाऊंगी। हम लोग क्या बोलते हैं, बेटा घर से बाहर मत जा, बिटिया घर से बाहर मत जा। समाज में क्या कहते हैं, भैया बिटिया बड़ी हो गई है, बिटिया की शादी कर दो, जमाना बड़ा खराब है। मैं यहाँ गुड़ गुड़ कहूँ आपका मुंह मीठा होगा क्या? मैं बिस्किट बिस्किट कहूँगी आपका मुंह मीठा होगा क्या? मैं यहाँ पानी पानी कहूँगी आपकी प्यास बुझ जाएगी क्या? उसके लिए पानी पीना पड़ेगा तब प्यास बुझेगी, बिस्किट खाना पड़ेगा तब मुंह मीठा होगा। वैसे इस देश का जमाना बड़ा खराब है, खराब खराब कहने से ठीक नहीं होगा और शादी करने से तो बिल्कुल ठीक नहीं। अगर आप ये चाहते हैं कि बेटी की शादी करके जमाना ठीक हो जाएगा, या शादीशुदा महिलाएं बहुत डरती है, आजादी के 75 साल बीत गए, जमाना ठीक हो गया क्या? आपको उत्तर प्रदेश का जौनपुर का मसला है, 44 साल की महिला के साथ बलात्कार हुआ, घर में घुस के बलात्कार किया गया, ओबीसी की महिला। तो शादी करने से जमाना में शादी परिवार का मिलन है, एक मजबूत समाज का निर्माण करता है, ये है शादी। तो साथियों, अगर जमाना खराब है, खराब जिन लोगों ने किया है, उनके विरोध में हमें अपने घर की बेटियों को तैयार करना पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं, इस देश की युवा राजनीति में हस्तक्षेप करेगा तो तख्त और ताज बदल देगा। जैसे युवा की बात आती है तो 50% का जो आपका लड़का है आप उसको आगे करते हैं। क्या आपकी बेटी युवा नहीं है? युवा का मतलब केवल लड़कों से नहीं है, युवा लड़की भी होती है, उसको भी समाज में निकालना होगा, उसको भी आंदोलन में शरीक करना पड़ेगा। इतना ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें एक अधिकार दिया, जिसको हिंदू कोड बिल कहते हैं। यही अधिकार को बता के मैं बात को खत्म करूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब हिंदू कोड बिल अधिकार दे रहे थे तो यही समाज की हमारी अनपढ़ महिलाओं को इस देश के तानाशाहों ने क्या किया था, शासनकर्ताओं ने क्या किया था, अनपढ़ महिलाओं को हिंदू कोड बिल के विरोध में सड़क पर उतार दिया। जब महिलाएं सड़क पे उतरी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूछा, आप इस बिल का विरोध क्यों कर रही है? तो महिलाओं ने कहा, हमारे पति ने कहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, आपने पढ़ा, इसमें क्या अधिकार है? महिलाओं ने कहा, नहीं। थोड़ा फिर आपके पति ने कौन सी समस्या खड़ी कर दी, आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं? तो महिलाओं ने कहा, हमारे पति ने कहा है, अगर हम हिंदू कोड बिल का विरोध नहीं करेंगे वो हमारी सौतन लेके आएंगे और हम नहीं चाहते हमारी सौतन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मैं देश की वीरांगनाओं, मैं देश की महान नायकों, अगर मैं तुम्हारी सौतन लेके आते हैं तो इस बिल में मैंने तलाक की व्यवस्था लगाई है, तुम पति को तलाक देना और महीने का खर्चा भी देती है ना, ऐसा करना। पहले क्या होता था, पहले हमारे दादी की शादी देखा होगा, बचपन में उनको अपना ब्याह नहीं याद होगा, दोना दोना तेगा याद होगा, ऐसा है ना? तो उसमें शादी क्या होती थी, बचपन में होती थी। उस बिल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अब लड़की की उम्र 18 होगी और लड़के की उम्र 21 साल होगा, इस उम्र के बाद बेटी और बेटे की शादी आप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पहले क्या होता था, जब पति मर जाता था तो महिलाओं को उनके साथ सती होना पड़ता था, महिलाओं को जिंदा जलाया जाता था, सती होना पड़ता था। मतलब महिला सती होती थी, कभी भी पुरुष सता नहीं होता था। सती प्रथा थी, सता प्रथा नहीं थी। बाबा सुनकर बंद करो, अगर किसी महिला का पति मर गया है तो विधवा कानून आया, वो अपनी साधु से शादी करके अपनी जिंदगी बिता सकती है। जब उस समय महिलाओं के बच्चे नहीं पैदा होते थे, लोग उनको बांट लेते थे, उनकी परछाई भी अपने घर पे पढ़ने नहीं देते थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसी महिलाओं को खुद का पुत्री गोद लेने का अधिकार दिया। इतना ही नहीं, हमारी महिलाओं को पिता और पति में बराबर का हिस्सा दिया। हमारे लोग क्या करते हैं, बेटी का कन्यादान करते ना, कहते सबसे बड़ा दान कन्यादान करते। चलिए ठीक है, आप कन्यादान करते हैं, जब आपकी बेटी ससुराल
ऐसा इसलिए होता है, एक उदाहरण देते हैं। हमारे बहुत सारे साथी मंदिर में पैसा दान करते हैं। अपनी भावनाओं को ठेस मत लगाइएगा कि उदाहरण दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी मंदिर में पैसे दान करते हैं। जब वो मंदिर में पैसे दान करते हैं तो क्या मांगने जाते हैं? चलिए अच्छा मांगने गए तो आपको वापस मिलता है? नहीं मिलता। अच्छा नहीं मिलता है तो क्या आप पालन दिखाए जाते हैं क्या खाने में? नहीं ना। आपकी ये मानसिकता है कि दान की भी चीज पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो जब बेटी को दान कर दिया तो आपका कोई अधिकार नहीं है। जब बेटी को अधिकार देंगे तब बेटी अधिकारी बनेगी। आप बेटी की शादी करें तो स्टाम्प में बेटी लिख करके दे, मम्मी और पापा मुझे आपकी संपत्ति में जमीन और जायदाद नहीं चाहिए, तभी मम्मी और पापा बेटे को सब दे सकते हैं। ये तो कानून है, आपको बेटी और बेटे को बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा। अधिकार देंगे तब बेटी अधिकारी बनेगी। इतना कि जिन महिलाओं को कमर के ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, वो महिलाएं डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर, डीएम, कलेक्टर बनी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनी, राष्ट्रपति भी आज बनी है। साथियों, यहाँ तक नहीं, आपको जानना होगा आज हमारी महिलाएं, समाज की जितनी भी महिलाएं हैं, जो सरकारी कर्मचारी है, जो नौकरी करती है, अगर वो शादीशुदा है और गर्भावस्था में आती है, उसको 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, उसका वेतन नहीं काटा जाता। ये भी डॉक्टर बाबा संगठन ने अपनी कलम से लिख करके दिया है। आप बहुत सारी महिलाओं को पूछो, उनको ये बात नहीं पता है, उनको ये अधिकार दिया किसने? उनको लगता है सरकार दे रही है। सरकार जानती है क्या करती है। अपने यूपी में एक कहावत है, कौन सा कहावत है? पूर्वांचल में, जब सैया भय कोतवाल चमड़े खाए, उनको कोई देख नहीं है, उनके कोतवाल जिलाधिकारी से बैठे हुए हैं, वो तो अपना अधिकार खाने में तो मजबूर है, बाकी संविधान में कानून है महिलाओं के लिए। साथियों, आपको सुरक्षा का अधिकार है। हमारे समाज के पुरुष भाइयों ने लाइसेंसी हथियार को देखा होगा, खरीदा होगा पैसे दे करके। महिलाओं को अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए फ्री में लाइसेंसी हथियार का अधिकार है। किसी महिला को मिला क्या? अगर वो अधिकार हमारी महिलाओं को मिला होता तो यहाँ बैठी हर एक महिला सैनिक होती, शेरनी होती। हमारे हाथ में फोन है, फोन, मल्टीमीडिया फोन चलाना नहीं आता था, हमने चलाना सीखा। आधुनिकता की जरूरत है, हम सीख रहे हैं। वैसे अगर आपको बंदूक दिया जाए और ये कहा जाए कि आपकी सुरक्षा के लिए है, तो क्या करना नहीं सीखेंगे? जरूर सीखेंगे और 100% सीखेंगे। अगर आपको सुरक्षा के लिए वो लाइसेंस हथियार दिया जाए और आपको चलाना सिखा दिया जाए, तो क्या वो गुंडा मामले आपके पास आने की जरूरत करेगा? नहीं करेगा। और गलती से अगर आ भी गया तो उस बंदूक में 6 गोली होगी। आप क्या करना है आपको छोड़ते, ज्यादा नहीं बताएंगे आप उसका क्या करना चाहते हैं। तो अगर आप सुरक्षित है तो यह आपका बच्चा सुरक्षित है। अगर आपका बच्चा सुरक्षित है तो आपका परिवार सुरक्षित है। अगर आपका परिवार सुरक्षित है तो आपका गांव सुरक्षित है। आपका गांव सुरक्षित है तो आपका समाज सुरक्षित है। आपका समाज सुरक्षित है तो आपका देश सुरक्षित है। लेकिन ये जिम्मेदारी आपको नहीं दी गई। आपके लिए केवल क्या कहा गया? कहते हैं ना, हल्दी दिखा दो हमारे लोग पीले हो जाते, हल्दी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बेरोजगारी का मुद्दा उठा दो, हमारा समाज अमीर हो जाता है, बेरोजगारी खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे किसी भी आंदोलन को अगर चलाना है तो आपको तब तक चलाना होगा, चलाने के लिए एक और सिद्धांत बताऊंगी, एक बहुत ही गहरा सिद्धांत। जब कोई भी आंदोलन लंबे समय तक एक ही काम करता है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, हमें उस आंदोलन का स्वरूप चेंज कर देना चाहिए। कोई भी आंदोलन लगातार आप चला रहे हो, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, उससे समाज के कार्यकर्ताओं का ऊर्जा नुकसान हो रहा है, समय बुद्धि श्रम पैसा हुआ नुकसान हो रहा है, तो ऐसे आंदोलन को बंद करके आंदोलन में ऊर्जा भर के हमें दूसरे तरीके से आंदोलन को चलाना होगा। आंदोलन को चलाने के लिए समय, बुद्धि, श्रम, पैसा और परिश्रम खर्च करना होगा। अगर ये देश की ये 50% की महिलाएं और 50% हमारा युवा हमारे साथ आके खड़ा हो गया, तो आप पुरुषों को ये मैं चैलेंज देना चाहती हूँ, अगर आपने अपने घर की महिलाओं को और आपके घर में 2 बेटे हैं, एक बेटे को आंदोलन से जोड़ दिया, सामाजिक आंदोलन से जोड़ दिया, तो इस देश में आपके अधिकार को बचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी और ऐसा हम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मुझे इस मंच पे बोलने का मौका मिला। आप लोग मुझे हमेशा सुनते रहते हैं और आज भी मुझे बोलने का मौका मिला। सभी को धन्यवाद देती हूँ। सभी ने सुना, सभी को आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, सभी की जय।